गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सुप्रभात। आज नर्सिंग फाउंडेशन का एक टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, क्यों करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं किसी पेशेंट के अंदर, जब उस पेशेंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट हो या फिर अपने पास कोई भी ब्लड के कंपोनेंट जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, उन सब का ट्रांसफ्यूजन करते हैं अपन अलग अलग कंडीशन में। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, कुछ जैसे अपन ओवरऑल कंडीशन देखिए, किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही हो उस दौरान, किसी पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन जैसे डेंगू हो गया, उस दौरान पेशेंट की प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी हेमरेज कंडीशन हो जाए, एनीमिया कंडीशन हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, उन सब कंडीशन में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन। हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन की बात करें हम तो ये ए प्रोसेस वेयर ब्लड एंड अदर कंपोनेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड टू ए क्लाइंट नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ए प्रोसेस where administer blood and blood component in a client known as ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम ब्लड या ब्लड कंपोनेंट, जैसे कि ब्लड कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हो गए हमारे पास ब्लड कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, इन सब का ट्रांसफ्यूजन करते हैं अपन। उनका ट्रांसफर करते हैं किसी पेशेंट के अंदर। पेशेंट को भी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड हो, कोई भी सर्जरी हो रही हो, एनीमिया कंडीशन, ब्लड की कमी हो गई उसकी बॉडी के अंदर, या फिर कोई भी हेमरेज कंडीशन हो गई हो, उस दौरान अपन उनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन कि ए प्रोसेस वेयर एडमिनिस्टर ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट इन ए क्लाइंट नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी पेशेंट के अंदर ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स का ट्रांसफर करना, उसको कहते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके पर्पज क्या क्या, इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन किन वजह से कर सकते हैं अपन, या तो किसी पेशेंट की बॉडी में ब्लड की कमी हो उस दौरान अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। किसी पेशेंट की बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि उस पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है अगर वो कम हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पर्पज। पर्पज की बात करें हम तो पर्पज में सबसे पहले देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम है
उसको इंक्रीज करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इम्यूनिटी, इंक्रीज इम्यूनिटी। उसके बाद में अगर किसी पेशेंट में ब्लड का लेवल कम है तो उस ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। फुलफिल a deficiency of blood और blood components, blood और blood components। उसके बाद में जो क्लोटिंग फैक्टर है उस डेफिशिएंसी हो उसको कंप्लीट करने के लिए फुलफिल डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर तो ये हो गया हमारे पास पर्पज की क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के। तो हमारे पास क्या क्या उद्देश्य है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के। सबसे पहले इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जो बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, उस ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए। तीसरा डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, जैसे कोई भी डिजीज कंडीशन हो गई, हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को डेंगू हुआ, डेंगू के अंदर क्या होता है प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, उसके लिए अपन करते हैं ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स। और उसके बाद में डिफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, किसी पेशेंट के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन रहा हो उस दौरान भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके इंडिकेशन। हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, क्या क्या इंडिकेशन होना चाहिए, किस किस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई हो, अगर किसी पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ हो, उसके बाद में अगर किसी पेशेंट की बॉडी में ब्लड की कमी हो तो उसके लिए भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सर्जरी हो गई हमारे पास, डेंगू हो गया, एनीमिया हो गया, और उसके बाद में किसी पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल जो नॉर्मल लेवल होता है उससे अगर कम हो जाए तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 mg/dl in adults and 12 mg/dl in चाइल्ड। अगर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो एक हेल्थ नॉर्मल एडल्ट पर्सन है, उसके अंदर अगर उसका लेवल 8 mg/dl से कम हो जाए, या फिर जो बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर 12 mg/dl से अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ कंपोनेंट कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको अपन ट्रांसफर करते हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन सब का अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबका, आगे बढ़े हम। ओके, अब बात करते हैं अपन
टाइप ऑफ कंपोनेंट, कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। टाइप ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास है। आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। एक और होता है हमारे पास पांचवा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स हम कम ट्रांसफ्यूजन करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता हो। उस दौरान अपन जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उस बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से जस्ट पहले अपन कोलॉइड्स भी ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ये हमारे पास मेन कंपोनेंट हो गए जिनको अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और कोलॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके फर्स्ट टाइप आरबीसी के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास आरबीसी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले कौन सा लेंगे, आरबीसी। आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन। पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरबीसी के रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी का इंडिकेशन कि आरबीसी हम क्यों ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, कि आरबीसी को ट्रांसफर करने का कारण क्या है, कि हम किस वजह से आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। तो उसका सबसे मेन कारण हो सकता है पेशेंट के अंदर एनीमिया कंडीशन। इसका इंडिकेशन हो सकता है हमारे पास एनीमिया, यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड का लेवल है, वो ब्लड का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया हो, उसके लिए अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन क्या हुआ हमारे पास, एनीमिया। आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करने का हमारे पास जो इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन क्या है, एनीमिया हमारे पास इंडिकेशन है कि किसकी वजह से अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, एनीमिया कंडीशन की वजह से। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अमाउंट की, कि अपन कितना अमाउंट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। कि जैसे 1 यूनिट है, अब 1 यूनिट के अंदर कितनी होती है आरबीसी। तो आरबीसी का जो यूनिट की देखे जाए तो अपन 1 यूनिट में 250 ml पर यूनिट होता है। जो 1 यूनिट आरबीसी होती है, उस 1 यूनिट आरबीसी के अंदर 250 ml होता है। तो अपन बात करें इसकी अमाउंट के बारे में। अमाउंट कितना हो गया, 250 ml पर ml, 250 ml पर यूनिट। जो 1 यूनिट अपन ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसके अंदर कितना आरबीसी है, 250 ml। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रिजर्वेशन टाइम, इसके संग्रहण अवधि की। तो वो कितनी होती है आरबीसी की,
जो आरबीसी की प्रिजर्वेशन टाइम है वो है 35 से 42 दिन। प्रिजर्वेशन टाइम वो था हमारे पास 35 से 42 दिन। अब इसके अंदर अपने पास अलग अलग टाइप है जिनका अपन प्रिजर्वेशन करते हैं। तो पहला हमारे पास सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, जिसकी होती है 21 डे। उसके बाद में हम बात करें एसीडी हम बात करते हैं एसिड की, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, जिसका कितना होता है प्रिजर्वेशन टाइम 28 डेज। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम बात करें कि जो आरबीसी है, उस आरबीसी का जो टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए। जो स्टोरेज टेम्परेचर, हम स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास ब्लड है, जो कंप्लीट ब्लड है उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर वो कितना होता है। अपन बात करें कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बारे में, इतना ही होता है ब्लड का स्टोरेज टाइम। या फिर मैं पूछूं कि एग्जैक्ट कंडीशन पूछूं तो 4 डिग्री सेल्सियस भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना हो गया 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फॉर स्टोरेज वो कितना होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर हम इसको स्टोरेज रख सकते हैं। उसके अलावा मैं और बात करूं तो इसको अपन बोले कि 1 से 6 डिग्री पे भी स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर हो गया अपने पास। अब टेम्परेचर के बाद में अपन बात करते हैं इसके ट्रांसफ्यूजन टाइम की, कि हमें जो आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करना है, हमारे पास 1 ml है, वो सॉरी 1 यूनिट आरबीसी है। 1 यूनिट में कितना ml आरबीसी है हमारे पास, जो 250 ml वो अपने पास 1 यूनिट आरबीसी है। अब इसको जो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस ट्रांसफ्यूजन का टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ट्रांसफ्यूजन टाइम ड्यूरेशन में अपन बात करें, इधर ही लिख देता हूं, हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन टाइम। ट्रांसफ्यूजन टाइम ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें तो कितना टाइम हमें इसके ट्रांसफ्यूजन के लिए लगता है। तो पहले हमारे पास बात करें हम ट्रांसफ्यूजन टाइम की, तो 2 से 4 घंटे तक अपन इसको ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है। अगर हम 2 से कम टाइम, 2 घंटे से अगर कम टाइम लेते हैं इसके ट्रांसफ्यूजन में, तो वो क्या होती है, स्पीड है उसकी ओवर, जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा हार्ट उसमें ओवरलोड हो जाएगा।
तो इस वजह से अपने पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 से 4 घंटे तक। उसके बाद में हम बात करें इसके टाइम ड्यूरेशन में, अगर ml के हिसाब से कितना होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर कितना ml अपने को ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, तो 85 से 100 ml पर हावर, 85 टू 100 ml इन पर आवर अपने को ट्रांसफ्यूजन टाइम रखना है। उसके अलावा हम बात करें कि अगर मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कि पर मिनट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो कितनी ड्रॉप अपन बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन की, 1 से 2 ml पर मिनट के हिसाब से, 1 से 2 ml पर मिनट। सबसे पहले अपन ने बात करी 2 से 4 घंटा इसका जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो होना चाहिए। उसके बाद में मैंने ml में बात करी कि 1 घंटे में कितना ml अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उसके लिए अपने पास कितना आ गया, 85 टू 100 ml पर मिनट, उसके बाद 85 टू 100 पर आवर। उसके बाद हम बात करें कि तीसरा, तो वो हमारे पास है 1 से 2 ml पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद में ठीक है अपने पास ml में आ गया। हम बात करें कि ड्रॉप में बताओ हमको, तो कि सर हमें तो ड्रॉप में पता करना है कि ड्रॉप के हिसाब से कितना ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, ड्रॉप के अंदर भी बता देते हैं। तो ड्रॉप हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे वो 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। कितना करेंगे अपन ट्रांसफ्यूजन, 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। सबसे पहले हमने देखा कि एक टोटल जो ट्रांसफ्यूजन है उसका आरबीसी का, उसका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना होना चाहिए, तो उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया, 2 से 4 घंटे। जो कंप्लीट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं अपन 250 ml 1 यूनिट के अंदर, उसका ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना है, 2 से 4 हावर। और उसके बाद में बात करें अपन कि 1 घंटे के अंदर कितना ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अपन, तो 1 घंटे के अंदर कितना ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, 85 से 100 ml, 85 टू 100 ml पर आवर। उसके बाद में बात करें कि नहीं हमें तो मिनट में पता होना चाहिए, तो मिनट का भी है भाई साहब अपने पास हिसाब, 1 से 2 ml पर मिनट के अंदर। फिर कहो कि नहीं साहब हमें तो ड्रॉप के अंदर हिसाब चाहिए, तो ड्रॉप के अंदर भी अपन ने हिसाब दे दिया, 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, सबको समझ में आया यहां तक। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके आगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट है, उस पेशेंट में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, अगर मैंने टाइम 2 घंटे से कम ले लिया या फिर टाइम 4 घंटे से ज्यादा ले लिया, उस कंडीशन में उस पेशेंट के साथ क्या कंडीशन दिखाई देगी, क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। तो मैं बात करूं कि अगर मैंने 2 घंटे से कम का टाइम लिया, तो उस पेशेंट के अंदर मैंने बताया कि ओवरलोड कंडीशन दिखाई दे सॉरी, उस पेशेंट के अंदर जो कार्डियक ओवरलोड कंडीशन है वो हमें दिखाई देगी अगर हमने 2 घंटे से कम का टाइम लिया है। तो उसके बाद में तुम नहीं कि साहब मेरे को तो 4 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया, अरे ठीक है 4 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है। जो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन टाइम 4 घंटे से ज्यादा का है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो ब्लड है उसके अंदर सेप्टिसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेप्टिसीमिया का मतलब जो हमारे पास ब्लड है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमारा जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो 2 से 4 घंटे कि अगर 2 घंटे से कम लगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक का ओवरलोड, और 4 घंटे से ज्यादा लगा तो सेप्टिसीमिया, उस ब्लड के अंदर बैक्टीरिया और वायरस है उनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे ये चीज लिख लो कि जो 2 घंटे से कम का टाइम लग रहा है तो उस कंडीशन में क्या दिखाई देगा, और 4 घंटे से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो वह क्या दिखाई देगा। नोट लगा के लिखना।
इसमें लिखना इफ नर्स if nurse take sorry if nurse take less than 2 hours of transfusion, अगर नर्स है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे अपन, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर टाइम 2 घंटे से कम का ले रही है तो क्या कंडीशन दिखाई देगी अपने को? कार्डियक ओवरलोड कंडीशन दिखाई देगी। इफ नर्स टेक लेस देन 2 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूजन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक ओवरलोड। अगर 2 घंटे से कम का टाइम ले रही है तो क्या देगा? कार्डियक ओवरलोड कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद में अगर 4 घंटे से ज्यादा का टाइम ले ले तो इफ नर्स टेक more than 4 hours of transfusion अगर वो नर्स जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम अगर 4 घंटे से ज्यादा रखा तो क्या कंडीशन दिखाई देगी? सेप्टिसीमिया कंडीशन दिखाई देगी। More than 4 hours in transfusion increase risk of septicemia। ठीक है, ये हुआ अपने पास जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है उसका अगर कम टाइम लगे या फिर जो नॉर्मल अपने पास 2 से 4 घंटे हमने बताए उससे कम टाइम लगे तो क्या होगा, और उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या कंडीशन हमें दिखाई देगी। ठीक है, कि अगर नर्स जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है उस ट्रांसफ्यूजन टाइम में 2 घंटे से भी कम का समय ले रही है तो उस पेशेंट में क्या दिखाई देगा? कार्डियक ओवरलोड। कार्डियक ओवरलोड क्यों दिखाई देगा? कि हमारी जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है उस ब्लड सर्कुलेशन में अचानक से अगर अपन जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन टाइम है या जो फ्लो रेट है ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो अगर हम कम कर दें, जैसे हमने यहाँ पे 80 से 85 ml पर आवर कर रखा है तो हम इस ml को अगर इस रेट को बढ़ा देंगे तो वहां से जो ब्लड का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन में ब्लड है वो वहां पे नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हार्ट अपने को क्या कंडीशन दिखाई देगी? कार्डियक ओवरलोड। और अगर टाइम मोर देन 4 आवर लग जाए, 4 घंटे से ज्यादा, ये जो अपने पास ट्रांसफ्यूजन टाइम है 85 से 100 ml, मैं इसको कर दूं 50 से 60 ml, तो फिर वो कितना धीरे हो जाएगा? तो उस दौरान टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग जाएगा, 6 घंटे लग गए हो, 7 घंटे लग गए हो, तो उस दौरान अपने को क्या कंडीशन दिखाई देगी? सेप्टिसीमिया कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है। इसके बारे में बताऊं, सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया बता दिया कि अगर टाइम ड्यूरेशन 4 घंटे से ज्यादा है तो वहां पे उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है उनकी इन्फेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया
इन ब्लड, जो ब्लड है उसके अंदर बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी अगर हमें जो टाइम ड्यूरेशन वो इससे ज्यादा लेंगे तो। ठीक है, ये हो गया अपने पास कंप्लीट आरबीसी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरा प्लेटलेट्स। किसी पेशेंट के अंदर जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं वो कितना होता है? अरे पता है क्या किसी को? जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं वो कितना होता है? और अपन प्लेटलेट जो ट्रांसफ्यूजन है वो क्यों कर रहे हैं, किस कंडीशन में अपन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं? प्लेटलेट्स, अपने पास प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कारण है किसी पेशेंट के अंदर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, जैसे डेंगू हो गया। डेंगू के अंदर अगर जो डेंगू टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहता है तो हमारे अंदर जो प्लेटलेट्स है उनका काउंट कम हो जाता है। नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख तक अपने पास प्लेटलेट काउंट है वो रहता है। तो हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। क्यों करते हैं अपन प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन? जब अपने पास जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इंडिकेशन क्यों कर रहे हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट या फिर उसके बाद में अपन और बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे कोई भी सॉरी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, डेंगू हो जाए, उन कंडीशन में अपन कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पास ब्लड कैंसर है, उसके अंदर भी अपन प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके अलावा अपन किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसके अंदर भी अपन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के 2 अलग अलग टाइप है कि कौन कौन सी प्लेटलेट्स अपन डोनेट करते हैं। एक होती है हमारे पास आरडीपी और एक होती है हमारे पास एसडीपी। जो आरडीपी होते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और एसडीपी होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। हम बात करते हैं इनके बारे में, टाइप ऑफ प्लेटलेट्स। टाइप ऑफ प्लेटलेट्स तो हमारे पास 2 तरह की है, एसडीपी, आरडीपी और एसडीपी। रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और सिंगल डोनर प्लेटलेट। 2 हो गए हमारे पास इसके प्लेटलेट्स के टाइप, आरडीपी और एसडीपी। जो हमारे पास एसडीपी होता है उसके बाद में हम बात करें कि जो आरडीपी और एसडीपी होता है इनके एक यूनिट के अंदर कितना प्लेटलेट्स होता है। तो एक यूनिट में कितना होता है? 400 ml। जो 400 ml प्लेटलेट के यूनिट के अंदर होता है। जो हमारे पास एसडीपी है, जो सॉरी आरडीपी है, 6 यूनिट आरडीपी होता है, वो 1 यूनिट एसडीपी के बराबर होता है। नीचे लिख लो नोट लगा के।
6 यूनिट RDP इज इक्वल टू 1 यूनिट SDP। जो हमारे पास 6 यूनिट RDP है वो 1 यूनिट SDP के बराबर होता है। उसके बाद में हम बात करें कि इसका जो टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर है, वो कितना होता है। प्लेटलेट्स को कितने टेम्परेचर पे अपन स्टोरेज करते हैं, तो प्लेटलेट्स को स्टोरेज करने का स्टोरेज टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है अपना, उस पे अपन इसको स्टोरेज करते हैं। रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात करते हैं अपन इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम। ट्रांसफ्यूजन टाइम कि जो इसके ट्रांसफ्यूजन का टाइम होता है वो कितना होता है। तो 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए 15 से 30 मिनट का समय होता है पर यूनिट। 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने के लिए 15 से 30 मिनट का हमारे पास समय होता है। उसके बाद में हम बात करें कि जो हमारे पास एसडीपी और आरडीपी है, हम किसी पेशेंट को एसडीपी चढ़ाए या किसी पेशेंट को आरडीपी चढ़ाए तो जो काउंट है वो कितना होता है, एक यूनिट के अंदर कितना एसडीपी होता है या एक यूनिट के अंदर कितना आरडीपी होता है। तो हम एसडीपी की बात करें, एसडीपी और आरडीपी। जो एसडीपी होता है उसके अंदर 40 से 50,000 होता है और जो आरडीपी होता है उसके अंदर 5 से 10,000। एसडीपी के अंदर 40 से 50,000 और जो आरडीपी होता है उसके अंदर 5 से 10,000 प्लेटलेट्स काउंट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे पास प्लेटलेट्स है उसका प्रिजर्वेशन टाइम, कि हम इसको कितने दिन तक संग्रहण स्टोरेज कर सकते हैं। काउंट इन पर यूनिट। एक यूनिट के अंदर 40 से 50,000 और एक यूनिट के अंदर 5 से 10,000 हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका प्रिजर्वेशन टाइम कितना होता है। जो हमारे पास प्लेटलेट्स है उन प्लेटलेट्स का जो प्रिजर्वेशन टाइम है वो कितना है। जैसे यहाँ पे एसडीपी और आरडीपी अलग अलग है, तो पहले तो अपन इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन वो कर लेते हैं 5 से 7 दिन, कि जो टोटल प्लेटलेट्स का प्रिजर्वेशन टाइम है वो हमारे पास कितना है, 5 से 7 दिन। हम बात करते हैं अब एसडीपी और आरडीपी दोनों की। जो हमारे पास एसडीपी का प्रिजर्वेशन टाइम है, एसडीपी का प्रिजर्वेशन टाइम होता है हमारे पास 5 दिन और जो एसडीपी होती है आरडीपी होती है उसका प्रिजर्वेशन टाइम होता है हमारे पास 7 दिन। ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम आ गया अपने पास 15 से 30 मिनट। उसके बाद में एसडीपी और आरडीपी होती है, उन एसडीपी और आरईडीपी के अंदर जो काउंट होता है वो एक यूनिट के अंदर कितना काउंट होता है। जो एसडीपी होती है उसके अंदर 40 से 50,000 काउंट इन पर यूनिट और जो आरडीपी होती है उसके अंदर 5 से 10,000 यूनिट इन पर यूनिट। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका प्रिजर्वेशन टाइम, कि इसका जो स्टोरेज टाइम है वो कितना है, प्रिजर्वेशन टाइम है वो कितना है। तो टोटल प्रिजर्वेशन टाइम है वो है 5 से 7 दिन। फिर ऐसा अपन बात करें दोनों के अलग अलग कि आरडीपी और एसडीपी, तो एसडीपी का 5 दिन और आरडीपी का 7 दिन। ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्लेटलेट्स।
उसके बाद में हम बात करते हैं प्लाज्मा की। जो हमारा अगला कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी हमारे पास दो तरह के प्लाज्मा होते हैं। एक तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और एक होता है क्रायोटाइप प्लाज्मा। तीसरा हमारे पास प्लाज्मा। अब बात करते हैं अपन प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है और अपन इसको कब ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है, रिमेनिंग प्रोडक्ट वेयर जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो इसमें एब्सेंट होती है। रिमेनिंग प्रोडक्ट वेयर ब्लड सेल्स एब्सेंस, जो ब्लड सेल है वो एब्सेंस रहती है इसके अंदर। उसके बाद में बात करते हैं इसके टाइप की। तो इसके भी दो टाइप है। फर्स्ट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और उसके बाद में दूसरा क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा, जो हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होती है उसके अंदर सभी प्रकार के जो क्लोटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑल क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी क्लोटिंग फैक्टर है वो सभी प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपन प्लाज्मा यूजेज में क्या आता है, जब अपने बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आ जाए एल्बुमिन या प्रोटीन की, उस दौरान यूजेज के अंदर कब कब अपन प्लाज्मा को यूज लेते हैं। तो यूज का यूज हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास यूज व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन एंड प्रोटीन। उस दौरान अपन प्लाज्मा को यूज में लेते हैं। कब, जब बॉडी के अंदर एल्बुमिन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। उसके अलावा कोई भी बर्न पेशेंट है उसके अंदर यूज इन बर्न पेशेंट। दूसरा हो गया हमारे पास यूज इन बर्न पेशेंट। दूसरा हमारे पास जो एनकोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर। और उसके अलावा जो क्लोटिंग फैक्टर हमारे पास हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, जब बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बने उस दौरान भी अपन इसको यूज में लेते हैं। यूज इन क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, यूज इन क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी।
ये हो गया अपने पास इसके यूजेज के बाद में हम बात करें कि इसके अंदर जो अमाउंट होता है वो अमाउंट कितना होता है। तो अमाउंट की बात करें अपन कि जो 1 यूनिट प्लाज्मा होती है हमारे पास, उसके अंदर इसका अमाउंट कितना होता है। तो अमाउंट जो 1 यूनिट होती है उसके अंदर 200 से 250 ml पर यूनिट। अमाउंट, वो अमाउंट हो गया अपने पास 200 से लेके 250 ml पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है। तो जो प्लाज्मा का स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -20 डिग्री। स्टोरेज टेम्परेचर वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस। जो प्लाज्मा को अपन स्टोरेज करते हैं उस प्लाज्मा के स्टोरेज का टाइम कितना है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। और अमाउंट कितना हो पर यूनिट के अंदर 200 से 250 ml पर यूनिट। 200 से 250 ml पर यूनिट। उसके बाद में हम बात करें कि इसका जो प्रिजर्वेशन टाइम होता है जो प्लाज्मा का प्रिजर्वेशन टाइम होता है वो कितना होता है 1 साल। प्रिजर्वेशन टाइम वो कितना होता है 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। हमारे पास इसका अमाउंट आ गया, स्टोरेज टेम्परेचर आ गया और इसका आ गया हमारे पास प्रिजर्वेशन टाइम। उसके बाद में हम बात करें कि इसका जो इन्फ्यूजन टाइम होता है वो इन्फ्यूजन टाइम कितना होता है। तो हमारे पास 2 तरह की प्लाज्मा थी, उन दोनों का अलग अलग इन्फ्यूजन टाइम है। पहले हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, उस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है 1.5 to 2 आवर, 1.5 से 2 घंटे। और उसके बाद में हमारे पास दूसरी थी क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा, उसको ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हमारे पास टाइम है 15 से 30 मिनट का। ट्रांसफ्यूजन टाइम या फिर इन्फ्यूजन टाइप। इन्फ्यूजन टाइम फर्स्ट हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और दूसरा क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा। दोनों का टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो FFP है हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1.5 to 2 आवर। और जो दूसरी अपने पास है क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा, उसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है मेरे पास 15 से 30 मिनट, ठीक है। यहां तक हुआ कंप्लीट। अपने को 3 कंपोनेंट हो गए अपने पास, RBC हो गया, प्लाज्मा हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन WBC की, व्हाइट ब्लड सेल्स। जो WBC होती है उसका ट्रांसफ्यूजन, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जो हमने पढ़ा है आज वो सबको समझ में आया? सब एक बार रिवाइज करना, दोबारा पढ़ना अच्छे से, उसके बाद में कमेंट करके जवाब देना, ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे की बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कि इसके WBC है, WBC के बाद में कोलॉइड्स बचा अपने पास, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाला कोई आदमी है, डोनर है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए,
जिससे अपन ब्लड डोनेट सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में इनके कॉम्प्लिकेशन की, कोई पेशेंट के अंदर अपन ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तीन चार